जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया केशवानंद भारती के केस में 1973 में। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, इन्फोर्स किया गया और 1973 में जाकर के एक थ्योरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाई गई जिसमें कि 13 जजेस थे। ऐसी क्या वजह रही, ऐसे क्या इम्पेरेटिव्स थे, ऐसी क्या ज़रूरतें थी, क्या आवश्यकताएं थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये थ्योरी प्रोपाउंड करनी पड़ी। इन वजहों को ढूंढने के लिए, इन इम्पेरेटिव्स ढूंढने के लिए मैंने रिसर्च किया है और मैं वो बातें लेकर के आया हूं जो मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द इम्पेरेटिव्स बिहाइंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। नाउ लेट अस मूव विद इम्पेरेटिव पार्ट 1। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट में 3 अंग होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों को पावर्स दी जाती हैं, लेकिन एक बात जरूर होती है कि इन तीनों के बीच में पावर्स को एब्सोल्यूट बैलेंस में नहीं रखा जा सकता। इट्स अ इम्प्रैक्टिकेबल थिंग, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि किसी न किसी ऑर्गन को एक फाइनल से कहने का अवसर दिया जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो फाइनल से किसके पास है? वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास है। और अगर हम बात करते हैं यूके की तो यूके में पार्लियामेंट के पास में फाइनल से है। मीन्स सुप्रीमेसी इन केस ऑफ यूएसए इट इज सुप्रीम कोर्ट एंड इन केस ऑफ यूके इट इज द पार्लियामेंट। तो नाउ अमेरिका में the Constitution of USA is what the Supreme Court says it is, means वहां पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है। और इसी तरह से यूके में अगर आप बात करते हैं तो पार्लियामेंट वो सारे काम कर सकता है, कोई भी कानून बना सकता है जो नेचुरली इम्पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल लॉ बनाए जा सकते हैं वो वहां पर बना लेगा। डाइसी का इस पर यह कहना है कि अंडर इंग्लिश लॉ पार्लियामेंट अलोन हैज द राइट टू मेक एंड अनमेक एनी लॉ whatever no further that no person or body is recognized by law of land as having the right to override। कि अगर किसी कानून को बना दिया पार्लियामेंट ने यूके में तो उसको ओवरराइड करने की पावर किसी और के पास नहीं होती है। लेकिन अगर हम इंडिया में आते हैं और इंडिया में ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सुप्रीमेसी है किसके पास में? हमारे यहाँ पर सुप्रीमेसी किसी के पास में नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस के माध्यम से किसी को सुप्रीमेसी नहीं दी गई है और उसी का हम एक इसमें आकलन करेंगे और हम ये बात देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कंप्रोमाइज कंडीशन के तहत इन पावर्स को तीनों के बीच में डिवाइड करते हुए किसी को सुप्रीमेसी नहीं दी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स द कंप्रोमाइज कंडीशन ऑफ टू सुप्रीमेसी, मीनिंग देयर बाई कि अगर जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में बात करते हैं हम तो इन दोनों में कोई भी सुप्रीम नहीं है। The Constitution endows the judiciary with power of judicial review in order to declare a law made by legislature unconstitutional. And now see, there is a judiciary and judiciary को पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की कि अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाता है जो कि जुडिशियल रिव्यू के तहत आकर के ये पाया जाता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। डिक्लेयर करने के ग्राउंड्स होंगे कि अगर पार्लियामेंट ने अपनी जो डोमेन के बाहर जाकर के किसी कानून को बना दिया है। डोमेन जैसा कि आप जानते ही हैं, देयर आर 3 लिस्ट गिवन इन 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज यूनियन लिस्ट, अदर वन इज स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है
स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट की पावर नहीं है, कंकरेंट में पावर दोनों की होती है और रेजिड्यू पावर जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर के पार्ट पर। तो अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया और वो उसकी बियॉन्ड लेजिस्लेटिव पावर के लिमिट के आगे जाता है, ऐसी कंडीशन में जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट उस पावर को इस्तेमाल करते हुए बनाया गए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जिससे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू पावर है। जुडिशियल रिव्यू पावर आती कहां से? सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 13 दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पार्ट 3 में दिया गया है, वहां पर जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तीसरी बात, अगर कोई मैंडेटरी प्रोविजन है जिसके तहत कानून बनाया गया और वो चैलेंज किया गया, तो उस कानून को कोर्ट स्क्रूटनाइज करेगा और अकॉर्डिंगली उस पर जाकर के अपनी डिसीजन देगा। तो ये रहा एक इंडिया का सेटअप। पार्लियामेंट जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जिसको लेजिस्लेट करने की पावर है, उसकी लेजिस्लेशन को जुडिशियल रिव्यू के तहत स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। ये बात निकल करके आती है। एक बात और आप देखें कि जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने बनाई वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट टू है, वो अधीनस्थ है, लेकिन लेजिस्लेटिव पॉलिसी मीन्स द विजडम ऑफ द पार्लियामेंट in terms of the legislative policy that cannot be put before the Supreme Court for the purpose of scrutiny। ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू पावर दी गई है। इसके दूसरा एस्पेक्ट भी मैं आपको ये बता दूं कि अंडर आर्टिकल 13 it is the duty of the court to determine the constitutionality of a statute when it is challenged before the court। अब यहां पर समझने की बात है, जहां मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू की पावर के बारे में बात कहा, उसी समय पर आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू करने का ड्यूटी है कोर्ट की। कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का। आपने देखा कि जहां एक और जुडिशियल रिव्यू पावर है, वहां पर जुडिशियल ड्यूटी भी है टू रिव्यू द स्टैट्यूट पुट बिफोर इट फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग इट वेदर इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। आपने देखा कि दोनों के बीच में, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में, सुप्रीमेसी को कंप्रोमाइज किस तरह से किया गया है। मींस अभी देखने को मिला होगा कि दोनों में से कोई भी सुप्रीमेसी में नहीं आ रहा है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं और इस सुप्रीमेसी को देखते हैं ताकि हम ये जान लें कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी लाने के लिए वो इंपेरेटिव्स किस तरह के थे। अभी तक आपने देखा कि इंपेरेटिव्स जो निकल करके आया, वो इंपेरेटिव्स कहां पर लाई कर रहा है? द इंपेरेटिव्स, द फर्स्ट इंपेरेटिव्स लाइज इन द compromise condition of the supremacy between two means judicial review power of the Supreme Court and the legislating power of the Parliament। अब आगे चलते हुए मैं बात कहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन भी लाया गया अंडर आर्टिकल 368 जिसको कहते हैं, उसके तहत अमेंडिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की जो पावर दी गई वो पार्लियामेंट को दी गई है। इसका मतलब जो डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितना रिजिड रखा जाए, कितना फ्लेक्सिबल रखा जाए फ्रॉम अमेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, it was decided that constitution
वक्त के हिसाब से अपनी सर्कमस्टांसेस को एडॉप्ट कर ले, इसलिए इसको ना तो बहुत रिजिड रखा जा सकता है ना इसको फ्लेक्सिबल ही रखा जा सकता है। रिजिड रख दिया तो ग्रोथ रुकेगी, फ्लेक्सिबल रख दिया तो इसका मिसयूज होगा। अतः इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडिंग प्रोसीजर है वो ना तो रिजिड है और ना बहुत फ्लेक्सिबल है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहां पर हम पंडित नेहरू का जो स्टेटमेंट है उसको कंटेक्चुअलाइज करते हैं। पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये स्टेटमेंट दिया कि while we want this constitution to be solid and permanent as we make it, there is no permanence in constitution. There should be a certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop the nation's growth. In any event, we could not make the constitution too so rigid that it can not be adopted to changing condition. Means इसकी rigidity को इस तरह से दिया जाना चाहिए कि जो चेंजिंग कंडीशंस हैं उनको वो एडॉप्ट करे। इसका मतलब कि रिजिडिटी का एलिमेंट अमेंडिंग प्रोसीजर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन वो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर चेंजिंग कंडीशन और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस आ रही हैं जिसके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करना है, तो वहां पर रिजिडिटी अपना प्लेस छोड़ करके पार्लियामेंट को जगह देगी और कहेगी कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी बात निकल करके आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी नहीं दी गई है कि जहां पर डिमांड नहीं है वहां पर भी को पार्लियामेंट अपनी आर्बिट्ररी इस्तेमाल करके, विश इस्तेमाल करके और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर के आए। अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आप समझ रहे होंगे यहां पर कि rigidity and flexibility through the procedure given under Article 368 has been introduced. इसके थ्रू इंट्रोड्यूस की गई है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम प्रोसीजर को देखने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 368 में, तो कुछ आर्टिकल्स, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट उनमें अमेंडमेंट कर सकता है। उसके बाद जहां पर रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको कि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी की जरूरत होती है। बिना इसके उन प्रोविजंस के तहत कोई अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। नंबर 3, कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं कि जिनमें 2/3 मेजॉरिटी प्लस स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोसीजर के थ्रू जो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं वो इस तरह से लेकर के आए हैं कि जहां पर रिजिडिटी की जरूरत है वहां पर रिजिडिटी है, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। इसलिए अब हम ये बात कह सकते हैं कि जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के पास, उन पावर का इस्तेमाल दिए गए प्रोसीजर के मुताबिक होगा और दिया गया प्रोसीजर रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो रिजिड है और रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो फ्लेक्सिबल है। अतः हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडिंग नेचर है वो ना तो ज्यादा रिजिड है और ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। चलिए यहां तक बात आ गई। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, केशवानंद भारती के केस को बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आज प्रेजेंट पोजीशन आपको ये बता देता हूं कि पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए, देखिए पार्लियामेंट के पास में 2 तरह की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं जो कि आर्टिकल 368 के तहत दी गई हैं और दूसरी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं।
इनका सीधा मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंड करना है तो पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए वो अमेंडमेंट करता है। दूसरी बात आती है कि अगर कोई कानून पास करना है, कोई भी एक्ट पास करना है, कोई कानून बनाना है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर कानून बनाना है, तो जो उसकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए दिए गए प्रोसीजर के मुताबिक वो कानून को बनाएगा। बट हमारा यहां पर जो मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, लेजिस्लेटिव पावर और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर से मतलब है। मैं यहां पर आपको ये बता देता हूं कि प्रेजेंट पोजीशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर को इस्तेमाल करके अमेंडमेंट करने की और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर को इस्तेमाल करके कानून बनाने की, वो ये है कि केशवानंद भारती जो कि 1973 में आया था, उसमें यह बात बिल्कुल जाहिर हो गई थी, क्लियर कर दी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन वो अमेंड करते वक्त ऐसा नहीं कर सकता जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय हो। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आफ्टर 1973 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज फुली एम्पावर्ड टू मेक एनी अमेंडमेंट इन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ अब क्योंकि मैं इंपेरेटिव्स एग्जामिन यहां पर कर रहा हूं और इंपेरेटिव्स को मैंने देखा सुपरमेसी के दरमियान, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश की है। दूसरी जो अमेंडिंग प्रोसीजर एंड पावर्स हैं उसमें मैं इंपेरेटिव्स को देख रहा हूं, और इंपेरेटिव्स देखने का मतलब सीधा सा यह है, जिसको कि मैं दोबारा से बता रहा हूं, कि ऐसी क्या जरूरतें रहीं, ऐसी क्या आवश्यकताएं आई जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी लानी पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एक रिस्ट्रिक्शन है ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। सी नाउ कि अगर हम बात करते हैं 1950 से लेकर के 1972 तक की, मीन्स एक साल पहले 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था, तो देखते हैं कि टिल गोलकनाथ 1967 the position was that no part of the constitution was unamendable by the parliament। इसके पहले शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह के केसेस हुए जिनको आप जरूर पढ़ लें, लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि गोलकनाथ के केस तक जो पोजीशन थी वो ये थी कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में अमेंड कर सकता था। लेकिन गोलकनाथ के केस में जब ये बात आई तो गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं ला सकता, मीन्स पार्ट थर्ड में अमेंडमेंट नहीं ला सकता। अगर कोई पार्ट थर्ड में अमेंडमेंट लाना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉल करना पड़ेगा, और ओनली इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which can make any amendment in fundamental right। यहां पर आपको तीन बातें देखने को मिली। मींस नंबर वन, अगर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती है। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि अगर किसी और पार्ट में अमेंडमेंट करना है अदर देन द फंडामेंटल राइट तो पार्लियामेंट कर सकता है। और तीसरी बात जिसको मैं और भी यहां पर कनेक्ट करके आपको बता देता हूं कि सारे कानून, अगर कोई कानून बनाए जाने हैं तो पार्लियामेंट उन कानून को बना सकता है। सिंपल सी बात, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों गोलकनाथ के केस में यह बात कही गई, रीजन भी दिया गया। रीजन यह दिया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है तो पार्लियामेंट ऐसा करने में 248 के तहत जो उसको पावर है
उन पावर को इस्तेमाल करते हुए वो अमेंडमेंट करता है। जब वो अमेंडमेंट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लॉ जाना जाएगा, और वो लॉ जाना जाएगा जो कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दिया गया है। यहां पर एक पॉइंट और भी आप समझ लें कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो लॉ दिया गया है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। अतः गोलकनाथ के केस में ये बात कह दी गई। फर्स्ट थिंग, एक पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में अमेंड नहीं कर सकता है, और वो इसलिए नहीं कर सकता है कि कोई भी अमेंडमेंट किया जाना आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में फॉल करेगा। आगे चलते हैं इसी डिस्कशन के साथ। और द 24th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्रॉट इन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ गोलकनाथ 1967। अब आप देखिएगा कि हमारे इंडिया में क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, सुप्रीम कोर्ट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, और इनको जो पावर दी गई है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। दोनों की पावर अलग अलग है। तो 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने लाया, और पार्लियामेंट ला करके जो गोलकनाथ के केस में कही गई थी बात उसको खत्म करने की इसमें कोशिश की गई। इनफेक्ट बनाया गया, इनफेक्टिव उसको बनाया गया। कैसे बनाया गया कि 13 आर्टिकल 13 को अमेंड करके उसमें क्लॉज 4 ला दिया गया, और उसमें यह बात लिख दी गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वो लॉ नहीं होगा। जब यह बात लिख दिया गया तो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के बाहर हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाना। एक और उन्होंने काम किया कि क्लॉज 1 इन आर्टिकल 368 जोड़ दिया गया, और उसमें भी बात कह दी गई कि आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाया जाएगा, वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लॉ नहीं माना जाएगा। अतः 24th अमेंडमेंट के बाद में पोजीशन ये निकली कि जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को जुडिशियल रिव्यू के तहत उसकी स्क्रूटनी नहीं कर सकता। यह बात निकल करके आई। अब आपने देखा यहां पर इंपेरेटिव्स आपको जरूर डिटेक्ट हो रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ में अपनी बात कही, ऑन दी अदर साइड पार्लियामेंट ने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीमेसी का सेंस देते हुए उन्होंने जो गोलकनाथ में कहा उसको खत्म कर दिया। यहां पर एक बात और जो पॉइंटेड है वो ये है कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है, दोनों को अलग अलग कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर आर्टिकल 368 के तहत है, उसके तहत जुडिशियल रिव्यू पावर नहीं है। अब देखिएगा, जैसा कि आप समझते हैं और जानते भी होंगे कि 1973 में केशवानंद भारती का केस आया। केशवानंद भारती के केस में यह बात कह दी गई कि जो कोई भी अमेंडमेंट किया गया है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, और दूसरी बात कह दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, वो सारे अमेंडमेंट कर सकता है, इवन फंडामेंटल राइट के पार्ट में भी अमेंडमेंट कर सकता है। एक छोटी सी बात यह देखने को और समझने की बात यहां पर होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेज के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को प्रोपाउंड किया, और इस थ्योरी का प्रोपाउंड करने का मतलब था कि प्रोसीजरल रिस्ट्रिक्शन लाना पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पर। यहां पर एक बात और भी क्लियर कर दी जाएगी आपके लिए कि जो गोलकनाथ के केस में यह बात कह दी गई थी कि फंडामेंटल राइट में अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉल करना पड़ेगा, तो यहां पर वो बात भी खत्म कर दी गई।
और यह बात साफ कह दिया गया कि अंडर आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, लेकिन वो इस हद तक नहीं जा सकता जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्टर्ब हो। जस्टिस सीकरी ने, हालांकि ये कहीं डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन जस्टिस सीकरी ने बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ इंस्टांस यहां पर दिए, उनके माध्यम से आप भी समझने की कोशिश कर लेंगे। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, secular character of the constitution is basic, separation of power, federal character of the constitution is a basic structure। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, लेकिन वो उस अमेंडमेंट का अगर इंपैक्ट बेसिक स्ट्रक्चर पर जाकर के पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। नाउ अब आप देखिए यहां पर जो सुप्रीमेसी की मैं बात कर रहा था, क्योंकि उसी में इंपेरेटिव्स लाई कर रहा है। इन 1975 मींस पोस्ट 1973 आप देखने की कोशिश करें। इन 1975 में पार्लियामेंट ने फिर कोशिश की, और कोशिश क्या की कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको हम दूसरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं, और क्लॉज 4 वाज एडेड टू आर्टिकल 329 बाई 39th अमेंडमेंट एक्ट। यह चैलेंज किया गया इंदिरा नेहरू गांधी के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको टेक अवे करता है, रूल ऑफ लॉ पर स्ट्राइक करता है। इट इज एबॉलिशिंग जुडिशियल डिटर्मिनेशन इन इलेक्शन डिस्प्यूट, मतलब जुडिशियल डिटर्मिनेशन की जो पावर है उसको ये अलग से लेकर के जा रहे हैं। अतः दीज आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और ये ऑन द ग्राउंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दी सेट मीन्स 39th अमेंडमेंट एक्ट इज डिक्लेयर टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर एक और अटेम्प्ट आप देखने की कोशिश करें 1976, फिर अटेम्प्ट किया पार्लियामेंट ने सुप्रीमेसी का संघर्ष। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले हमने देख लिया कि इंपेरेटिव्स थे 1973 में केशवानंद भारती के केस में वो इंपेरेटिव्स की वजह से ही थ्योरी लाई गई। लेकिन 1973 के बाद आप देखिए कि जो उन इंपेरेटिव्स जो ऑलरेडी थे उनका यहां पर रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है। इन 1976 एक क्लॉज 4(5) पर एडेड टू आर्टिकल 368 by 42nd अमेंडमेंट एक्ट that the court shall not be competent to validate the constitution amendment act even on the ground of procedural। देखना आपके इसके माध्यम से 1976 में जुडिशियल रिव्यू पावर खत्म कर दी गई थी। लेकिन अगेन इन मिनर्वा मिल्स द कोर्ट स्टक डाउन, दिस थिंग वाज स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इस पूरे सिनारियो से ये आपको पता लग रहा होगा कि इंपेरेटिव्स जो इवॉल्व हुए बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को लाने के लिए, उन इवॉल्व होने की जो सर्कमस्टांस थी वो समवेयर देवर फाउंड इन केस ऑफ द स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी, अटेम्प्ट ऑफ सुप्रीमेसी, कि कौन बड़ा है हम सब में, कौन ताकतवर है। और दूसरी बात अमेंडिंग पावर के तहत भी देखने को मिलती है। अब एक एग्जाम्पल ऑफ मैं और दे रहा हूं, क्योंकि क्या मैं ये बात आपको कहूं कि जो इंपेरेटिव्स थे और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आ चुकी, अब कुछ नहीं होना, ये कहना गलत है। क्योंकि जो इंपेरेटिव्स जो थे उन इंपेरेटिव्स को चार्ज किया जाना, उनको आल्टर किया जाना, उनको एक नई फोर्स दिया जाना, वो बराबर बनी रहती है। क्योंकि सुप्रीमेसी के तहत ये स्ट्रगल है, ये पावर का स्ट्रगल है बिटवीन टू ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट।
अब एक एग्जाम्पल अब मैं यहां पर देख रहा हूं, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो इंपेरेटिव्स थे वो खत्म हो गए, अब वो इमर्ज नहीं होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप समझ सकते हो कि इमर्ज हो सकते हैं, और शायद कहीं पर वो इन दी बैकग्राउंड इंपेरेटिव आर बीइंग क्रिएटेड, वो भी क्रिएट हो रहे होंगे इंपेरेटिव्स। तो हो सकता है कि कोई नई थ्योरी, कोई नई रिस्ट्रिक्शंस सुप्रीम कोर्ट लेकर के आए, या अदरवाइज सुप्रीमेसी की कंप्रोमाइज कंडीशन लाने के लिए ऐसा किया जाए। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो लाई गई वो चेक एंड बैलेंसेस की थ्योरी को जो डिस्टर्ब हो रही थी उसको रिस्टोर बैक करने की बात थी। कंप्रोमाइज बिटवीन टू सुप्रीमेसी जो कि फाउंडिंग फादर्स का एक इसमें फाउंडेशन था, सिद्धांत था, उनको लाने के लिए ऐसा किया गया। तो समवेयर इंपेरेटिव्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। देखिए, जनता गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट बिल लेकर के आए, और उन बिल लेकर के आने का मतलब वो एक रेफरेंडम इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, और उस रेफरेंडम के माध्यम से जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ला दी गई थी, जिससे पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, उनको खत्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाई? जनता गवर्नमेंट नहीं कर पाई कि उनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं मिली। सो माय सबमिशन टू यू इज दैट आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी लाने के पीछे क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या आवश्यकताएं थी। क्या बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी नहीं लाई जा सकती थी, इस प्रोबेबिलिटी पर नहीं आती? क्या यह वैक्यूम बराबर बन के अब तक चलता रहता? इस पर आप विचार करेंगे। क्या बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की जगह पर कोई और मैकेनिज्म लाया जाता होता? हो सकता है, मैं ये बात नहीं कह रहा, क्योंकि आपने देखा कि जो एक स्ट्रगल देखने को मिला, स्ट्रगल सुप्रीमेसी के माध्यम से मिला, स्ट्रगल आपको अमेंडिंग पावर जो दी गई है उनमें आपको देखने को मिला। अब मैं बहुत जल्दी से पॉइंट को समराइज कर देता हूं ना। सी, आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स दोनों को दी गई थी उनके बीच में एक बायोमीडिया कोर्स ऑफ सेटअप किया गया। किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई। जैसा कि अमेरिका में सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया में इस तरह के वर्डिक्ट देता है तो उन वर्डिक्ट को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट कानून भी ला सकता है, और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना देता है तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत स्क्रूटनी करने के बाद में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। तो वाया मीडिया कोर्स ऑफ सेटअप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया वारंट्स और जस्ट स्टेट्स दैट द imperatives are residing therein. Second point, आपने देखा, we have already discussed the nature of amending power in constitution. ना ये बहुत रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है। तीसरी बात, attempting to acquire supremacy and checks and balances. आपने देखा कि सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए पार्लियामेंट ने ट्राई किया, और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना मूक दर्शक बनकर के बैठा रहा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब देखा कि पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा कानून पास कर दिया है, कोई भी अमेंडमेंट ऐसा कर दिया है जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जा रही है, जुडिशियल रिव्यू पावर खत्म होती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में चेक्स एंड बैलेंसेस के माध्यम से, अपनी जुडिशियल रिव्यू पावर के माध्यम से उन्होंने एक पोजीशन को रिस्टोर किया, जो कि पोजीशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, और वो पोजीशन बाय मीडिया कोर्स ऑफ द सेटअप है, कंप्रोमाइज बिटवीन टू सुप्रीमेसी है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तीसरी बात यह है कि अगर हम आज आपसे डिस्कशन के माध्यम से यह कहें कि क्या आगे कोई इंपेरेटिव्स
क्रिएट नहीं होंगे, जन्म नहीं लेंगे या जन्म नहीं ले रहे हैं, या बिहाइंड द कर्टेन क्या चल रहा है, इस पर मेरी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। बट मैं ये बात जरूर कहूंगा कि नो डिनायल ऑफ ग्रोइंग इंपेरेटिव्स। जब इंपेरेटिव्स आएंगे तो नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, नई थ्योरी आ सकती है, नई कोई डिवाइस आ सकती है। इन सारे इसका जो उद्देश्य होगा वो रेस्टोरेशन करना होगा, जो ओरिजिनली सेटअप दिया गया है उसकी तरफ लाना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर